हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है जिसमें एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना, जिसको एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है और एक इंक्लाइंड स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है। और जो ये स्प्रिंग है, ये इस ब्लॉक को इक्वली डिवाइड करती है ना, एकदम मिड में कनेक्ट है। इसी तरह से ये जो स्प्रिंग है ये भी एकदम इस ब्लॉक के मिड हाइट पर कनेक्ट है। और जो इस ब्लॉक का एंगल इंक्लिनेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। इसका मास कितना है? कैपिटल M है। और दोनों ही स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है। और जिस सरफेस पे ये रखे हैं वो फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि अगर इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है तो ये SHM में एंटर कर जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमें टाइम पीरियड बताना है उस SHM का। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले आप इसको अपने से ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसीलिए मैंने बहुत नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी फार्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं कि K1 K2 है ना, वो जो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो फार्मूले होते हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर लें, वैसा हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि पहले पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, फिर उसको F = -kx के फॉर्म में लेके आओ, फिर वहाँ से K निकालो, फिर उस K से 2π/√m/k से टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकालो। तो फ्रेंड्स, वही अप्रोच हमें इसमें जो है स्टैंडर्ड यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं, है ना, इनिशियली अपने पास ये ब्लॉक दे रखा है, जैसा कि मैंने बताया था, एकदम मिड में एकदम कनेक्ट है स्प्रिंग, और ये वाला स्प्रिंग भी एकदम मिड में कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करें x डिस्टेंस डिस्प्लेस करें तो इसकी पोजीशन क्या होगी फ्रेंड्स? ये यहाँ से मैंने ये एकदम डॉट ड्रॉ किया और इसकी पोजीशन को यहाँ पे भी डॉट ऐसे ड्रॉ किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो मेरे पास ब्लॉक की दूसरी पोजीशन आई कुछ इस तरह से। यहाँ इस रेड लाइन से कितना डिस्प्लेस्ड है? x। ये पॉइंट यहाँ से कितना डिस्प्लेस्ड है? x। इसी तरह से इसका टॉप पॉइंट यहाँ से कितना डिस्प्लेस्ड है रेड लाइन से? x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, अब जो स्प्रिंग की पोजीशन थी वो यहाँ से हटके यहाँ पर आ गई है, यहाँ से हटके यहाँ पर आ गई है, यहाँ से हटके यहाँ पर आ गई है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें एंगल की, कितना एंगल बन रहा होगा, तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा। और ये वाला स्प्रिंग का जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जो हैं, अगर ये वाले इस ट्रायंगल को अगर मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इस ट्रायंगल को अगर उठा के यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसको अगर मैं A बोल रहा हूँ, और इसको C बोल रहा हूँ,
और इसको बी बोल रहा हूँ, तो ये ए सी बी ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ए सी बी ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। और मैंने क्या बोला था कि ये इसके एकदम सेंटर पे कनेक्ट है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो वो एंगल अभी भी 90 डिग्री रहेगा, वो एंगल अभी भी 90 डिग्री रहेगा। और फ्रेंड्स ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जब और इसको अगर यहाँ पर ड्रॉ करें ऐसे लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो इसको मैंने कितना लिख लिया 45 डिग्री। ये 45 हुआ, अगर ये 45 हुआ फ्रेंड्स, तो ये लाइन, ये जो लाइन है ये और जो ये लाइन है ये दोनों पैरेलल है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये 45 हो गया। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 45। फ्रेंड्स ये जो डिस्प्लेसमेंट था हॉरिजॉन्टल, ये कितना था x, क्योंकि यहाँ पे x डिस्प्लेस हुआ है तो यहाँ पर भी x डिस्प्लेस हुआ होगा, है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम cos 45 लिखें तो क्या हो जाएगा, cos 45 लिखें, है ना, इसको बेस मान के, BC को बेस मान के अगर हम cos 45 लिखें तो क्या आ जाएगा BC अपॉन AC आधार बटे कर्ड, है ना, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, BC डिवाइड बाई AC। तो BC अपॉन x, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई x cos 45, BC की वैल्यू क्या हो गई x cos 45 या फिर x बाई रूट टू। तो फ्रेंड्स BC की वैल्यू x बाई रूट टू आ गई। और ये BC है क्या फ्रेंड्स, BC जो है वो इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग है। BC क्या है, इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग है, कि ये जो स्प्रिंग है कितना स्ट्रेच हुआ है। अब हमारे पास इस स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग आ गई है। तो फ्रेंड्स अगर हम ये ब्लॉक को बनाएं, मास ऐसे पॉइंट मास की तरह देखें, और ये स्प्रिंग इसको स्प्रिंग की तरह देखें, तो फ्रेंड्स स्ट्रेचिंग किस डायरेक्शन में हुई है, स्ट्रेचिंग इस डायरेक्शन में हुई है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा, इस स्ट्रेचिंग को k से मल्टीप्लाई कर दें उतना लगेगा, तो kx बाई रूट टू इतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो उसको मैंने लिख दिया kx बाई रूट टू। और फ्रेंड्स ये जो एंगल है वो अभी मैंने कितना बताया था, यहाँ पर 45 डिग्री अभी मैंने ड्राइव किया था, तो ये एंगल कितना है 45। तो हॉरिजॉन्टल, तो इसके हॉरिजॉन्टल जो है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस kx बाई रूट टू का, वो कितना हो जाएगा kx बाई रूट टू cos 45। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी kx बाई टू। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे देखें, अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, अब हम इसको एक दो वॉल से कनेक्टेड स्प्रिंग की तरह देख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। ये हॉरिजॉन्टल में 2 वॉल से कनेक्टेड एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। इसकी एक स्प्रिंग में कितना स्ट्रेचिंग है, स्प्रिंग फोर्स है kx, है ना फ्रेंड्स। इस स्प्रिंग में इसको इधर की तरफ कंप्रेस किया गया था, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कितना kx, तो kx लगा दिया। और इसमें कितना स्प्रिंग फोर्स है kx बाई टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स नेट फोर्स जो है वो कितना है kx प्लस kx बाई टू। और ये माइनस क्यों लिया है फ्रेंड्स, माइनस इसलिए लिया है फ्रेंड्स क्योंकि जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए। बाकी इस माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है।
तो फ्रेंड्स नेट फोर्स क्या हो गया, -3k/2 इंटू एक्स, -3k/2 इंटू एक्स। तो एफ नेट जो होता है, जो एफ नेट इज इक्वल टू होता है वो -kx के बराबर प्रूव करना होता है, और जो ये के होता है ये इक्विवेलेंट के होता है। तो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3k/2, 3k/2। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 3k/2। अब तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√m/k इक्विवेलेंट, 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√2m/3k, 2m/3k। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, और बेसिक कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से आप समझते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे तरह से आप समझते हो, उसका टेस्ट था इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स आई होप ज़रूर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।